हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी काम क्या करती है, कौन सा सेक्टर है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पेयर कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती वैल्यूएशंस है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 270 रुपये पर शेयर, 14 शेयर्स का लॉट है। 3780 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। लगभग 25% के आसपास जीएमपी चल रही है। डिमांड अभी ठीक चल रही है, बट अभी हमें एंकर लिस्ट वगैरह का, सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 1981 मतलब 1981 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 43 साल हो गए हैं अपने इस सेक्टर के अंदर, और ये फार्मा सेक्टर की कंपनी, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयाँ वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। ये तो सिंपल आपको पता ही है कि फार्मा कंपनी क्या करती है, दवाइयाँ वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो अगर डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से देखें, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर इसकी सेल्स के हिसाब से देखें तो 13वें नंबर पर आती है फार्मा सेक्टर की जो भी कंपनीज है उसके अंदर। तो बढ़िया है, मतलब टॉप कंपनीज में आती है, क्योंकि फार्मा की देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उसके अंदर 13वां नंबर बहुत बढ़िया बात है। और रेवेन्यू की बात करें तो 50% रेवेन्यू लगभग एक्सपोर्ट से ही आता है, बाहर से ही आता है। 50% इंडिया से, लगभग बता रहा हूँ, लगभग यहाँ से इंडिया से जनरेट होता है। और कुछ सेक्टर जैसे गायनाकोलॉजीज है, HIV एंटीवायरल है, उसके अंदर ये लीडिंग है सेल के मामले में। और इस कंपनी के अंदर 552 साइंटिस्ट मतलब एम्प्लॉयड है, और उसके बाद 201 रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स मतलब क्या होता है, कोई भी नई खोज करते हैं दवाई वगैरह के अंदर किसी के अंदर तो पेटेंट करवाना पड़ता है। और 33 पेंडिंग पेटेंट्स हैं। उसके अलावा 1800 डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रखे हैं, मतलब ये जो पेटेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए अलग अलग देशों के अंदर। तो काफ़ी बढ़िया इसकी रिसर्च वगैरह काफ़ी अच्छी है। रिसर्च टीम अच्छी होने से क्या होता है कि भाई कंपनी को और ज़्यादा मजबूती मिलती है। इसकी टोटल 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो ओवरऑल देखिए फार्मा सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, डिमांडिंग सेक्टर है, उसी के साथ साथ कम्पिटिटिव भी है। बहुत ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है। बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी अब आ गई है इस सेक्टर के अंदर, और काफ़ी छोटे छोटे बिजनेसमैन भी अब क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करवाते हैं। थर्ड पार्टी मतलब किसी और कंपनी को ऑर्डर दे देते हैं, अपने नाम से वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ऐसे भी खूब कंपटीशन हो गया है। इसीलिए क्या है कि ऐसे कंपटीशन के अंदर ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, महंगी दे रही है, सस्ती दे रही है, वो भी देख लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। तो इसके एसेट्स देखिए तो साल दर साल एसेट्स के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 5900 करोड़ से 6700 मतलब 6700 करोड़ रुपीस हुआ है, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट मार्जिन साल दर साल घटे हैं, ये नेगेटिव बात है। प्रॉफिट मार्जिन जो है 11.5% के थे और वो 8% के आसपास आ गए हैं, तो बहुत नेगेटिव बात है। मतलब 702 करोड़ से 527 करोड़ रुपए हो गए हैं इसके प्रॉफिट्स। तो देखिए कोई भी कंपनी होती है जो जिसके मार्जिन्स वगैरह घट रहे होते हैं या रेवेन्यू घट रहा होता है, तो क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है, बड़े इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स, वो थोड़े कम इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व कैश लगभग 2700 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। डेट इसका कम हुआ है थोड़ा थोड़ा करके, और 2091 करोड़ रुपए का डेट है इसके ऊपर आज की तारीख में, वो भी ज़्यादा नजर आता है। 0.67 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, ये भी ज़्यादा है। हालांकि ये बात अच्छी रही कि 600 करोड़ रुपए अपने फ्रेश इश्यू से पैसे जुटाएगी, उससे क्या है कि अपना कुछ डेट ये पे करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी, मतलब 600 करोड़ रुपए डेट चुकाने के अंदर काम आएंगे। बट उसके बाद भी डेट तो रह जाएगा। ROE करीबन 16.90% की, ROC 19% के आसपास की, बढ़िया है, 15% से ऊपर। इसका PE प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 36.60 का। और अदर जो कंपनीज है इस सेगमेंट के अंदर जो लिस्टेड फार्मा सेक्टर के अंदर, उनका PE 18 से लेकर लगभग 57 के आसपास निकल कर आता है। और इससे बड़ी जो कंपनीज है डॉक्टर रेड्डीज वगैरह, उनसे भी ये महंगे वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं। तो वैल्यूएशंस मुझे लगता है थोड़ी सी और सस्ती कर लेते तो बढ़िया रहता, बट ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं कह सकते पर सस्ती भी नहीं है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस में रखा गया है 960 रुपए से लेकर 1008 रुपए के बीच में। मार्केट लॉट है 14 शेयर्स का। टोटल इसका इश्यू साइज है 1952 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 800 करोड़ रुपए के, जिससे 600 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे।
और OFS है 1152 करोड़ रुपए का। तो OFS ज्यादा, ये नेगेटिव बात है। एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है 90 रुपए पर शेयर, 19 रुपीज पर शेयर। रिटेल पोर्शन 35% का और इसकी लिस्टिंग डेट है 10 जुलाई को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो जीएमपी अच्छी चल रही है, पर अभी सब्सक्रिप्शन वगैरह का वेट करना चाहिए। पहले दिन तो वेट करना ही चाहिए। एंकर लिस्ट का भी वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद परफेक्ट डिसीजन हम बना पाएंगे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव्स के अंदर ये फार्मा सेक्टर डिमांडिंग सेक्टर है, बढ़िया है, मतलब सदाबहार चलता रहता है। और उसके अंदर भी डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से 13वें नंबर पर आती है, ये भी अच्छी बात है। मतलब फार्मा सेक्टर के अंदर भी लीडिंग पोजीशन के अंदर है। और इसके अंदर में काफ़ी पेटेंट्स भी हैं। पेटेंट्स मतलब मैंने आपको बताया नई नई रिसर्च करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। इसकी रिसर्च एंड एडवाइजरी टीम अच्छी है। रेवेन्यू में ठीक है ग्रोथ, और ROE ROC बढ़िया है, 15% से ऊपर की है। फ्रेश इश्यू के जरिए कुछ जो पैसा है उधारी चुकाने के अंदर काम आएगा, ये भी अच्छी बात लगी। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में सबसे पहला नेगेटिव है कि इसके मार्जिन्स घटे हैं, प्रॉफिट कम हुआ है, ये नेगेटिव बात है। दूसरा, इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, उधारी ज़्यादा है, और आईपीओ के बाद भी उधारी रह जाएगी। अब फ्रेश इश्यू से पैसे जुटा रही है, उससे कुछ उधारी तो जुटाएगी, उसके बाद भी ज़्यादा उधारी है। तो क्या करते कि भाई OFS कम लेके आते हैं, फ्रेश इश्यू थोड़ा और ज़्यादा लेके आते, तो और क्या है कि पूरा अपना डेट पे कर लेते। डेट जितना कम होता है, फाइनेंशियली जितनी मजबूत होती है, तो वो कंपनी बढ़िया रहती है। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। फिर वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती करते तो और बढ़िया रहता, थोड़ी सी महंगी है। बाकी ओवरऑल देखें तो मजबूत और अच्छी कंपनी नजर आ रही है, मतलब इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऐसी कंपनी नजर आ रही है। तो इसीलिए अभी हमें एंकर लिस्ट का तो वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट मुझे लगता है काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा इस आईपीओ के अंदर। अब देखते हैं, एंकर लिस्ट आती मैं आपके साथ जरूर डिस्कशन करूंगा और इसके ऊपर फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल आईपीओ को लेकर दूर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।